गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चंद्रगुप्त टू। हाँ, तो चलिए इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त टू, इनका शासनकाल कितना रहा? तो AD 375 टू 414। ये चंद्रगुप्त टू असेंडेड द थ्रोन ऑफ पाटलिपुत्रा इन AD 375। यानी चंद्रगुप्त टू जो है ये थ्रोन पे, यानी ये राजा कब बने, ये सिंहासन पे ये कब विराजमान हुए? तो 375 AD में, ठीक है। और उस समय जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। ऑन एज्यूमिंग द थ्रोन ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और राजगद्दी पे बैठने के बाद इन्हें उपाधि दी गई किस चीज़ की? विक्रमादित्य। यानी इनको एक अलग ही टाइटल से इनकी जनता ने नवाजा, वो था टाइटल विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू वॉज कॉन्क्वेर्ड लाइक हिज फादर समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त टू जो थे अपने पिता समुद्रगुप्त के जैसे ही तेज तर्रार थे। ही डिफीटेड द साकाज एंड टुक कंट्रोल ऑन द पोर्ट ऑफ बरोच, कैम्बे एंड सोपारा। चूँकि ये अपने पिता जैसे ही शक्तिशाली, मतलब बुद्धिमान और तेज थे, जिसके कारण ये जो थे किसकी बातें हो रही है? चंद्रगुप्त टू की। ये अपने पिता के जैसे ही बहुत ही योग्य थे। तो इन्होंने हराया, साकाज को हराया और कंट्रोल लिया बरोच के पोर्ट पे, कैम्बे और सोपारा पे। ही फर्दर स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय मैरिज एलियंस। इसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन को और भी मजबूती प्रदान की। कैसे? तो मैरिज एलियंस के थ्रू। यानी इन्होंने अपनी बेटी का विवाह डेक्कन के वटाका किंग के साथ कर दिया। ही मैरिड हिज डॉटर टू द वकाटका किंग ऑफ द डेक्कन। चंद्रगुप्त टू वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद उसके बेटे कुमारगुप्त ने शासन संभाला। कुमारगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जो सत्ता पे आए उनके बेटे स्कंदगुप्त आए। ड्यूरिंग दिस टाइम द एम्पायर वॉज थ्रेटेंड बाय द हंस। और स्कंदगुप्त के पीरियड में ही जो पूरा एम्पायर जो था हंस से थ्रेटेंड था, डरा हुआ था। स्कंदगुप्त डिफीटेड द हंस बट डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर दैट। स्कंदगुप्त ने हंस को हरा तो दिया, बट वो उसके बाद मतलब जी नहीं पाए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो उसी लड़ाई में मारे गए। द लास्ट गुप्ता रूलर वाज नरसिम्हगुप्त। और गुप्ता रूलर के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? नरसिम्हगुप्त थे। अब चलिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो क्या था? गांव था, विलेज था। लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट। और इसी के लिए क्यों वो इम्पोर्टेंट था? तो लैंड रेवेन्यू के कारण, यानी जिसकी जितनी ज़मीन कितने पे उपज वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रेवेन्यू किंग को जमा कर रहे थे। और आपको पता है कि रेवेन्यू जो है एक राजा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी रेवेन्यू के पैसे से उनका पूरा राज्य रन होता है। There were some new developments as well. The king adopted a number of steps. First, some administrative posts were hereditary. For example, poet Harisena was महादंडा नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। उनके पिता के समय में जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे हरिसेना, वो इनके भी शासनकाल में वही चीफ जुडिशियल ऑफिसर रहे। दूसरा है समटाइम्स द सेम पर्सन हैड मेनी ऑफिसेस। और कभी कभी एक ही आदमी को बहुत सारा पावर मिल गया था। बिसाइड्स बीइंग ए महादंडा नायक, हरिसेना वाज ए कुमार माट्या एज वेल एज संधि विग्रहिका, ए मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। यानी वो महादंडा नायक के साथ साथ और क्या था? हरिसेना वाज ए कुमार माट्या भी वो थे जिनका क्या काम था? संधि विग्रहक, यानी किस राज्य के साथ हमें संधि करना है, किसके साथ हमें वॉर करना है, इसका डिसीजन लेने वाला। Important local magnates also had a say in local administration. These were Nagar Sestri or chief merchant of the city, the Sartwaha or leader of the merchant caravans,
द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कास्ट और स्क्राइब्स, यानी ये मिनिस्ट्री के बारे में बातें हो रही हैं, जो कौन सी मिनिस्ट्री को कैसे मतलब हैंडल किया जा रहा था उन, और उस जमाने में उसका क्या नाम था। अब चलिए उनकी आर्मी कैसी थी। These kings maintained a well-organized army with elephant, chariots, cavalry and foot soldiers. जैसा कि सभी राजाओं के पास जो चीज़ होती है, इनके पास भी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना, तलवारबाज, तीरंदाज, ये सब सोल्जर्स थे। The Samants collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horse and provide equipment for warfare. सामंत जो थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और उस कलेक्ट की हुई रेवेन्यू के पैसे से ही सोल्जर्स को, हॉर्सेस को मेंटेन किया जाता था और लड़ाइयों के लिए हथियार खरीदे जाते थे। ठीक है। असेंबलीज क्या है? द पल्लवाज इंस्क्रिप्शंस मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, यानी पल्लवा इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ लोकल असेंबलीज हेल्ड हुए थे। द यूआर वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स, और एक ऐसे असेंबली के बारे में भी जिक्र है जहाँ के जो लैंड ओनर्स थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे। द नागरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट्स, दीज असेंबली वेयर कंट्रोल्ड बाय द रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स, और ये जो असेंबलीज हुआ करती थी ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? तो धनी लोग और जो लैंड ओनर्स, पावरफुल लैंड ओनर्स जो होते थे उनके द्वारा। दीज असेंबलीज फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और ये असेंबलीज कब तक काम इनका होता था, ये कार्य करते थे तो सेंचुरीज तक, यानी सालों साल तक। ऑर्डिनरी पीपुल इन द किंगडम, किंगडम्स में ऑर्डिनरी पीपुल का क्या स्थान था? We can catch a glimpse of the lives of the ordinary people from the plays and other accounts. Kalidas is well known for his play depicting life in the king's court. कालिदास राजा के कोर्ट में एक क्या थे, मतलब कालिदास इज वेल नोन फॉर हिज प्लेज, यानी ये गीत गाते थे, प्ले करते थे और उसके माध्यम से राजा को इंटरटेन करते थे। एंड इंटरैक्टिंग फीचर्स ऑफ हिज प्ले वाज दैट व्हाइल द किंग एंड द ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, और उनके प्ले जो वो करके राजा को बताते थे, उस प्ले के माध्यम से हमें जानकारी ये मिलती है कि जितने भी ब्राह्मण्स थे उस प्ले में शो करता है वो सब संस्कृत में ही बात करते थे। द मेन एंड वुमेन आर शोइंग एज स्पीकिंग प्रकृत, और जितने भी मर्द और औरत होते थे वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? तो प्रकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यानी ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे और उसके साथ साथ जितने भी मर्द और औरत थे वो प्रकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। कालिदासा मोस्ट फेमस प्ले अभिजन शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। कालिदास का सबसे मोस्ट फेमस प्ले जो था वो क्या था? अभिजन शकुंतलम, यानी ये किंग दुष्यंत और शकुंतला, उनकी पत्नी शकुंतला पे आधारित एक प्ले था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट बचे चैप्टर्स को भी हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।